तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र हिस्ट्री का क्लास नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पाषाण काल से संबंधित जितने भी MCQ घटना चक्र में दिए हुए हैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिछले क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने पाषाण काल से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट बन सकते थे उनको सब्जेक्टिव के फॉर्म में देखे, और आज की क्लास में हम लोग पाषाण काल से संबंधित सारे MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाषाण काल से अभी तक JPSC सिविल सर्विसेज में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों को इस टॉपिक को उतनी ईमानदारी से पढ़ना होगा। तो आइए आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या थे। ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक, बी नंबर ऑप्शन है पुरातत्वविद, सी नंबर ऑप्शन है पुरा वनस्पति शास्त्री, और ऑप्शन डी है इतिहासकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ये भूगर्भ शास्त्री भी थे और ये आपके पुरातत्वविद भी थे। इनके बारे में बताया गया है कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1813 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ही पहले व्यक्ति थे जो कि चेन्नई के पक्लियम या फिर एक ना मतलब कि चेन्नई में इनको हैंडेक्स यानी कि कुल्हाड़ी मिली थी। और वो अगर हम लोग प्लेस की बात करें तो जो प्लेस था आपका वो चेन्नई के समीप तमिलनाडु में ही एक पल्लवरम प्लेस पे पहला हैंडेक्स इनको प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन किया था। तो कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामग्री है, जो लोहे ये पत्थर की जो सामग्री थी पाषाण की, उसके आधार पे कांस्य युगीन, लौह युगीन और इन सब का जो है वो त्रिगुणीय विभाजन किसने किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जग्रेंसन थॉमसन ने किया था। तो क्रिश्चियन जग्रेंसन थॉमसन के द्वारा जो है वो औजार के आधार पे, सामग्री के आधार पे जो है वो पाषाण काल में, कांस्य युगीन सभ्यता में और लौह युग में इसको विभाजन किया गया था। आगे बताया गया है 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्लेव, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे। ये आपका UPSC 2023 में पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए पुरातात्विक उत्खनन है। तो इसके बारे में बताया गया है कि अलेक्जेंडर री, उसके बाद है A.H. लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट स्लेव, जेम्स बर्गेस और वाल्टर एलियट ये पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, ये सबको पता होना चाहिए कि पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में होता है, ठीक है ना। जब हम लोग पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो इस समय जो मनुष्य होते हैं वो शिकारी और खाद्य आखेटक होते हैं, हंटिंग और फूड गैदरिंग का ही काम करते हैं।
मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट होता है। नव पाषाण काल में जो है वो खेती प्रारंभ होता है और नव पाषाण काल में ही आग का खोज होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरा ये मध्य प्रदेश में है, तथा बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं पशुपालन के साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मध्य पाषाणिक जो है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान कौन से हैं? तो मध्य पाषाण कालीन के जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं कहाँ कहाँ वो देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, आदमगढ़ से इनके जो है वो साक्ष्य मिलते हैं। तो अभी आपको बताया गया था कि जो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो भारत में कहाँ मिलते हैं? आदमगढ़ में मिलते हैं और बागोर में मिलते हैं। तो आदमगढ़ प्लस बागोर में ये जो है वो साक्ष्य मिलते हैं। बागोर आपके आरजे यानी कि राजस्थान में है और आदमगढ़ आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से मिलते हैं इसको आप देख लीजिए। तो हड्डी के जो उपकरण हैं वो आपके ऑप्शन नंबर सी महदहा से भी मिलते हैं और सराय नाहर राय से भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी और डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मध्य पाषाण कालीन महदहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिलते हैं। तो ये जो महदहा है और सराय नाहर राय है यहाँ से आपको जो है वो हड्डी के उपकरण मिलते हैं। और इसके बारे में एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा जब भी ये आएगा, तो जी.आर. शर्मा। तो जी.आर. शर्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे प्राप्त हुए उसके बारे में बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए सराय नाहर राय से मिला है और फिर महदहा से भी मिला है। ठीक है ना। और इसके बारे में हमेशा एक इन व्यक्ति का नाम बताया गया था जी.आर. शर्मा, जो महदहा के बारे में 3 क्षेत्र के बारे में बताते हैं महदहा में। आगे देखिए, निम्नलिखित मध्य पाषाण स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए पश्चिम से पूर्व की स्थिति में। तो ये जो बीरभानपुर है ये आपका वेस्ट बंगाल में है, मतलब कि इस साइड में है। तो 3 नंबर तो इधर होगा। ठीक है, इसके बाद महदहा है आपका और बिहार है, लेखलिया है। तो पैसरा जो है वो बिहार में है, तो ये 1 नंबर आएगा, पैसरा बिहार में है। इसके बाद जो आपका महदहा है, महदहा 3 नंबर में आएगा। सॉरी, महदहा जो है वो 4 नंबर में आएगा यहाँ पे। ये महदहा जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और लेखलिया जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 4, 1, 3 ये कहाँ से ऐसा बन रहा है? तो देखिए 4, 1, 3 इस तरह का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। तो अभी आपको पता होना चाहिए भौगोलिक जो दृष्टि से पश्चिम से पूर्व में क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल के बारे में बात करते हैं। तो यूपी में है आपका महदहा। ठीक है, इसके बाद लेखलिया जो है ये मिर्ज़ापुर में है और ये भी आपका यूपी में ही है। ठीक है, इसके बाद पैसरा बिहार में है, फिर बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये तीनों आपके याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ही है महदहा और उत्तर प्रदेश में है लेखिया और बिहार में है पैसरा और पश्चिम बंगाल में है बीरभानपुर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक दमदमा पैलेस था वो मध्य पाषाण कालीन स्थल है,
और मगधा से एक ही स्थल से जो है वो 3 मानव कंकाल मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय महदाहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल 41 समाधान प्राप्त होते हैं। तो महदाहा से आपको महदाहा से 41 समाधान मिलते हैं और इसमें से 5 जो समाधान मिलते हैं वो युग्म समाधान मिलते हैं। एक समाधान जो है वो मानव कंकाल मिलते हैं, एक मतलब कि एक जो समाधान वहाँ पे 3 मानव कंकाल मिलते हैं और शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिलते हैं। तो 3 मानव कंकाल मैदाह में मिलता है। युगल जो है समाधान कभी देखने को मिलता है 5 ठो। इसके अलावा देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ होती है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि पूरा पाषाण काल में कृषि प्रारंभ नहीं होता है, मध्य पाषाण में नहीं होता है। यहाँ पे खाद्य आखेटक होते हैं और हंटिंग गैदरिंग ये सब करते हैं। मध्य पाषाण में पशुपालन करते हैं, नव पाषाण में खेती करना स्टार्ट करते हैं। अब प्रोटो ऐतिहासिक ये तो कोई बनता ही नहीं है, इसको आप स्किप कीजिए। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ और यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है नर्मदा घाटी, यहीं पे भारत में मानव का सर्वप्रथम जो है वो साक्ष्य देखने को मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोड़ा जो कि मध्य प्रदेश के एक सीहोर जिले में है। तो हथनोड़ा जो कि नर्मदा घाटी में स्थित है, यहीं से जो है वो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। और इसकी जो खोज है वो पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने किया था। कब किया था? 1982 में। तो जब भी हथनोड़ा का नाम आएगा तो हथनोड़ा के बारे में याद रखिएगा। इसका खोज अरुण सोनकिया ने किया था और ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है और ये नर्मदा घाटी में स्थित है और यहाँ पे मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है भारत की बात की जाए तो। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, वो है आपका, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई थी। तो गंगा नदी घाटी से नहीं, यमुना से भी नहीं, ताप्ती से भी नहीं। ऑप्शन नंबर सही सी जो है नर्मदा घाटी नदी घाटी यहाँ से जो है मिलता है। और नर्मदा घाटी कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक प्लेस है हथनोरा। हथनोरा से जो है वो प्रथम मतलब मानव के साक्ष्य मिलते हैं, जीवाश्म के, फॉसिल के, है ना, ह्यूमन फॉसिल्स मिलता है यहाँ पे। और इसका जो खोज है वो अरुण सोनकिया ने किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। तो वो जौ था। तो जौ को मानव जो है वो सबसे पहले इसी को उपजाते हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया जाता है, जिसमें जौ, गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई ये सभी है। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी कि बरली ये 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में उगाया गया था। तो जो जौ है ये भूमध्य सागर और ईरान के आसपास में सबसे पहली बार 8000 ईसा पूर्व ये उगाया गया था। ठीक ना। बाद में इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ का भी उत्पादन किया गया था। तो मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया या उपजाया गया जो अनाज था वो था आपका जौ, जो भूमध्य सागर और ईरान के आसपास में 8000 ईसा पूर्व उपजाया गया था। जौ यानी कि बार्ली। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो यहाँ पे जो कोल्डिवा है, लहुरा देव है, मेहरगढ़ है, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी लहुरा देव है। अभी देखिए
नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है लहुरा देव, वहाँ पे है। और ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। यहाँ पे 9000 ईसा पूर्व से लेके 7000 ईसा पूर्व के बीच में चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे लहुरा देव में 9000 से लेके 7000 ईसा पूर्व के बीच में चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो प्लेस था वो मेहरगढ़ था। ठीक है, देखिए जब लहुरा देव का खोज नहीं हुआ था तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य था वो आपका मेहरगढ़ ही हुआ करता था। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और मेहरगढ़ में जो कृषि का जो साक्ष्य मिलता है वो आपका लगभग 7000 ईसा पूर्व मिलता है। और यहाँ पे गेहूं का साक्ष्य मिलते हैं। और मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्लेस में है। ठीक है ना। और जबकि प्राचीनतम चावल के जो साक्ष्य वाला जो स्थल है वो है कोल्डिवा। और कोल्डिवा जो है ये प्रयागराज जिले में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। और ये बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। ठीक है ना, तो 3 प्लेस याद रखिएगा। कोल्डिवा से आपको प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिलते हैं जो कि 6500 ईसा पूर्व यहाँ पे है उगाए गए थे। यहाँ पे चावल के भूसे मिलते हैं जो कि कितना पहले का है? 6500 ईसा पूर्व का है। इसके बाद मेहरगढ़ से भी आपको कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता था और पहले हम लोग इसी को मानते थे। और यहाँ पे जो साक्ष्य मिला है वो लगभग 7000 ईसा पूर्व मिलता है। और यहाँ पे गेहूँ मिला। इसके बाद फिर बाद में खोज हुआ उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में एक प्लेस है लहुरा देव। और यहाँ पे जो चावल के साक्ष्य मिलते हैं वो 9000 से लेके 7000 ईसा पूर्व के मिलते हैं। तो कहने का अर्थ है कोल्डिवा, मेहरगढ़, लहुरा देव। तो सबसे पुराना लहुरा देव, लहुरा देव में आपको जो है वो चावल के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ तक मिल गया है। उपयुक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प ना होने की स्थिति में इसका जो उत्तर होगा वो सही उत्तर मेहरगढ़ हो जाएगा। क्योंकि आपको बताया गया था कोल्डिवा में जो मिला है कृषि का जो साक्ष्य यानी कि चावल का जो भूसी मिला है वो 6500 ईसा पूर्व है। मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व है। और लहुरा देव में जो है वो 9000 से लेके 7000 ईसा पूर्व के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, अगर देखिए ऑप्शन में यहाँ पे लहुरा देव होता तो ऑप्शन लहुरा देव ही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लहुरा देव नहीं है, इस कारण यहाँ पे हम लोग मेहरगढ़ को मारेंगे। तो मेहरगढ़ में जो कृषि का साक्ष्य मिलता है वो हम लोगों को 7000 ईसा पूर्व मिलता है। ठीक है, कोल्डिवा में 6500 ईसा पूर्व मिलता है। जबकि लहुरा देव में जो खेती मिलता है, जो कृषि का साक्ष्य मिलता है वो 9000 से लेके 7000 ईसा पूर्व का मिलता है। तो लहुरा देव रहता तो उसी को लगाते, वो नहीं है तो मेहरगढ़ में हम लोग चले जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल, हड़प्पा और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मेहरगढ़ और मुंडीगाक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पे कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं? तो इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग भी जाएंगे मेहरगढ़ पे ही। ठीक है ना, तो यहीं पे नवपाषाण कालीन पहली बार कृषि के साक्ष्य मिलते हैं और ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में है। मेहरगढ़ के बारे में हम लोग हमेशा जानते हैं कि जो मेहरगढ़ है ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान में है, मतलब सॉरी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो पशुपालन आपको मध्यपाषाण काल से और कृषि आपका नवपाषाण काल में स्टार्ट होता है।
तो इनका जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। तो मेहरगढ़ से आपको कृषि और पशुपालन दोनों के जो है वो प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये सही है। आपका कोल्डिवा की बात कीजिए, ठीक ना, या फिर आप क्या बोलते हैं लहुरा देव की बात कीजिए, वो उत्तर प्रदेश में है। केवल मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रदेश में है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, जो है कृषि अन्न जो है वो जौ और धान है, सही बात है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन उतना ज़रूरी नहीं है, हम लोग नहीं स्किप कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग मेहरगढ़ पे ही जाएंगे। तो मेहरगढ़ में क्यों जाएंगे, क्योंकि हम लोग बाकायदा लोग को देख रहे हैं यहाँ पे पशुपालन का और कृषि का साक्ष्य मिल रहा है। तो जब कृषि हो रहा है कहने का अर्थ लोग यहाँ पे अस्थायी जीवन तो जी ही रहे होंगे ना। तो दिए गए विकल्पों में सबसे प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्चे मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। जबकि किले गुल जो मोहम्मद तथा कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि जो है वो क्रमशः 4000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व है। तो किले गुल मोहम्मद इसका जो ईसा पूर्व दिखता है, ये इसका जो ईस्वी टाइम पीरियड दिखता है 4000 ईसा पूर्व यहाँ पे रहने का विकल्प, और जो ये कालीबंगा है यहाँ पे 3500 ईसा पूर्व मिलता है। तो मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो है वो प्रमाण मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, अभी आपको बताया गया था मेहरगढ़ से तो मिला ही था। इसके अलावा एक प्लेस है बागोर जो कि मध्य प्रदेश में है, और एक प्लेस है आपका राजस्थान में भीलवाड़ा, तो वहाँ से भी मिलता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, और पशुपालन के प्रारंभिक जो साक्ष्य है वो मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। तो ये प्राचीनतम साक्ष्य जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलता है। एमपी में आपका मध्य प्रदेश में जो है वो आदमगढ़ में, और राजस्थान में जो है वो आपका भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में। इसके अलावा देखिए, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग जो है वो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आहड़वासी तांबा गलाने जानते थे, ये गलत बात है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये भी गलत बात है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, और यहाँ से काले रंग के मेदभान मिले हैं जिन पर सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ मिलती है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा वो देखिए, 1, 3, 4। तो 1 नंबर सही है, 2 नंबर गलत है, 3 नंबर सही है, 4 नंबर भी सही है, ठीक है। आहड़ संस्कृति के बारे में बताया गया है, ये सभी जो है वो ताम्रपाषाणी संस्कृति है। आहड़, बनास, जोरवे, कायथा, ये सभी ताम्रपाषाणी संस्कृति ही है, इसलिए ज़्यादा आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। आगे देखिए, आहड़ जो है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणी संस्कृति थी। तो जो हम अभी ताम्रपाषाणी यानी कि चालकोलिथिक जो कल्चर बता रहे हैं, तो इसमें आहड़ संस्कृति, जोरवे संस्कृति, बनास संस्कृति, ये सभी इसी के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो आहड़ जो संस्कृति था वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ था, और ये एक ताम्रपाषाणी संस्कृति थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आहड़ संस्कृति के लोग जो थे वो मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे, ये भी पता होना चाहिए। वे गेहूँ, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम जो था वो ताम्बंती यानी कि तांबा वाला स्थान पे मिलता है, ठीक है ना। आगे देखिए, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा का बहुतायत में उपलब्धता था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख जो है साधन था। यहाँ से काले
रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सफ़ेद रंग की ज्यामिति यानी कि आकृति वगैरह उकेरा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये वाला 1, 3, 4 ये सही है। 3 नंबर जो है वो 2 नंबर जो है वो गलत है बस। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिलते हैं? तो एक प्लेस है मेहरगढ़ में पाषाण काल के भी संस्कृति यहाँ देखने को मिलता है और पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक का जो है संस्कृति यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष जो है सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका जो उत्खनन है वो आपका HD सांकलिया ने किया था। HD सांकलिया ने किया था, इसको याद रखिएगा। तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में है और इसका जो उत्खनन है वो डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। और यह जो स्थल है इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से लेकर 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। इसके अलावा देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो अभी आपको बताया गया था कि नवदा टोली जो मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली मध्य प्रदेश में है और नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो आपका HD सांकलिया ने करवाया था। इसके अलावा देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ये बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे की गई है? सन्यासी गुफाओं के रूप में नहीं, मंदिर के रूप में नहीं, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित थी इसको बृहत पाषाण या फिर मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। तो आदमी को दफना दिए, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देंगे तो उसको हम लोग बृहत पाषाण या फिर मेगालिथ कहते हैं। इसके विभिन्न प्रकार है जैसे कि शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए मेहिर इत्यादि। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त होता है? तो आपको बताया गया था कि जो कोल्डिवा है, कोल्डिवा नहीं, जो आपका संगनकल्लू है, इस संगनकल्लू से राख के टीले यानी कि ऐश बर्न यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त होते हैं। ये है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है जो बता रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबको पता होना चाहिए कि गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। ये बौद्ध प्रतिमाओं, खनिज, सोन नदी का उपगम स्थल, ये सभी कारण तो नहीं है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है भीमबेटका। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और ये जो भीमबेटका है ये प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का ये सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ उदाहरण यहाँ पे है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, विभिन्न रंगों को, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है जिसमें से 500 में चित्र पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका भीमबेटका। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपको ये पता होना चाहिए अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। और ये अब्दुल्लागंज जो रायसेन है ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं?
तो वो है भीमबेटका जो शिलाश्रय है, यहाँ से आपको सर्वाधिक चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसके जो सही उत्तर है ये है आपका डॉक्टर B.S. वाकनकर। तो डॉक्टर B.S. वाकनकर, तो डॉक्टर B.S. वाकनकर जो है वो पहली बार भीमबेटका गुफा को देखते हैं और उसके शैल चित्रों के बारे में बताते हैं कि ये भैया ये तो प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 ईस्वी में B.S. वाकनकर ने किया था और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसके है डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर, यानी कि डॉक्टर B.S. वाकनकर। तो B.S. वाकनकर यानी कि डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर है। तो भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है, अतः इसका जो निकटतम उत्तर होगा वो विकल्प नंबर सी होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि B.S. वाकनकर यानी कि विष्णुधर वाकनकर ने किया था। इसके अलावा 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैरिक मृदभांड पात्र जिसको OCP कहते हैं का नामकरण हुआ था। तो इसका जो नामकरण हुआ था वो हस्तिनापुर में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, गंगा यमुना दोआब के सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसने अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड ये है OCP कहा गया है। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 और 1952 के दौरान हस्तिनापुर जो नामक पुरास्थल की जब खुदाई की गई थी तो उसके खुदाई जो हुआ था वो BB लाल के निर्देशन में हुआ था और यहाँ से जो है वो OCP मृदभांड मिलता है, यानी कि गैरिक मृदभांड मिलता है। ठीक है ना। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कि ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श में नीचे रखकर दफनाते थे। तो ये है आपका उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए कि महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, तो देखिए जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति दक्षिण पूर्वी ये राजस्थान में थी उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी संस्कृति? तो जरा सा वेट कीजिएगा, बता रहे हैं। तो उसको आहड़ संस्कृति कहा जाता था। ठीक है ना। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति थी उसको जोरवे संस्कृति कहा जाता था। तो महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यानी कि जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों से मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे के कुछ अवशेष भी रखी जाती थी। ये हम लोग देख चुके हैं उसमें। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी सावधान मिलता है? तो ये ऑप्शन नंबर B बुर्जहोम से मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट एक प्लेस है जिसका नाम है बुर्जहोम, जो कि नवपाषाणिक अवस्था में मिलता है और यहाँ पे मानव कंकाल के साथ एक कुत्ते का भी कंकाल मिलता है और यहाँ से गर्तावास यानी कि गड्ढों वाला घर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो है वो साक्ष्य मिलता है? तो इसका सही उत्तर बुर्जहोम हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये आपके बुर्जहोम से मिलते हैं। कोल्डिवा आपको पता होना चाहिए कि चावल के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं जो कि 6500 ईसा पूर्व थे।
इसके अलावा मेहरगढ़ से जो चावल या फिर जो गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं वो लगभग लगभग आपके 7000 ईसा पूर्व होते हैं। और आपके जो लहुरा देव है यहाँ पे जो चावल के साक्ष्य मिलते हैं वो आपके 9000 से लेके 7000 ईसा पूर्व के मध्य मिलते हैं। कहने का अर्थ है सबसे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य ये आपका लहुरा देव से है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे मिलाना है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण कालीन ये बस्तियाँ के बारे में बतलाना है। तो यहाँ पे आपको ये कूट दिया हुआ है और इस कूट के माध्यम से आपको बतलाना है। तो ये तो नहीं पता है, इसको हम लोग ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। पूरा पाषाण काल की जो प्लेसेस है वो आपका सोहन या फिर सोन नदी घाटी में मिलता है। मध्य पाषाण काल का एक गुफा मिलता है भीमबेटका की गुफा, यहाँ से शैल चित्र वगैरह मिलता है। नव पाषाण कालीन का स्थल है बुर्ज होम, जहाँ पे आपको कुत्ते के साथ एक व्यक्ति को दफनाया गया, एक व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। और यहाँ पे गड्ढों वाला घर मिलता है गर्तावास। ताम्र पाषाण एक साइट है वो है आपका बनास घाटी, ठीक है ना, वो आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पुरातात्विक स्थल है और एक तरफ वर्तमान स्थल है, तो इसको मिलाना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो देख लीजिए ऑप्शन के माध्यम से। तो नेवासा जो है वो महाराष्ट्र में है, ईसुमपुर ये कर्नाटक में है, डिंडवाना राजस्थान में है, डिंडवाना याद रखिएगा। फिर आपका गुडियाम गुफा ये आपका तमिलनाडु में है। तो दो ठो याद रखिए, महाराष्ट्र में नेवासा है, कर्नाटक में डिंडवाना है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो बुर्ज होम के बारे में क्या बताया गया है वो देखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 2 और जो 3 है वो सही है, 2 और 3। कहने का अर्थ है यहाँ पे एक प्लेस है आपका चंद्रकेतुगढ़, यहाँ से टेराकोटा वाला एक चित्रकारी मिलता है। और एक है आपका प्लेस गणेश्वर, यहाँ से ताम्र कलाकृतियाँ मिलती है, ठीक है ना। बुर्ज होम जो है ये आपका एक नवपाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से जो है वो व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाया गया है और यहाँ पे गर्तावास मिलता है, ठीक है ना। इसके बारे में बताया गया है, एक्सप्लेनेशन देखिए। बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक जो पुरास्थल है ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और इस पुरास्थल की जो खोज है वो 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में किया था। बुर्ज होम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा देखिए चंद्रकेतुगढ़ जो है वो पश्चिम बंगाल प्रांत में है। तो चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में है और यह भी एक ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है। ये जो है वो विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त होते हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल एवं असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर जो है वो राजस्थान प्रांत में स्थित है और ये एक ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। और इस पुरास्थल की जो खोज है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और इसी पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र, बनाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदवान आदि प्राप्त होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या बताए हैं वो देखिए। ये बुर्ज होम जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। चंद्रकेतुगढ़ जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका वेस्ट बंगाल में है, मतलब पश्चिम बंगाल में है। और जो आपका गणेश्वर है ये आपका राजस्थान में है, ठीक है, यहाँ तक पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं। तो विंध्य क्षेत्र में एक आपका शिलाश्रय है, यानी कि एक गुफा है लेखिया गुफा, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं। तो डॉक्टर J.N. पांडे की पुस्तक का नाम है पुरातत्व विमर्श। तो इस पुरातत्व विमर्श जो बुक है इसके अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया से, तो विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय से, विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय से एक से मध्य पाषाणिक, यहाँ पे शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 यहाँ पे मानव कंकाल मिलते हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है और कुछ जो है वो क्षत विक्षत अवस्था में है।
और संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखलिया में 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिलती हैं। ये भी याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पहले बताया गया कथन, दूसरा फिर कारण। तो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, ये तो नहीं पता। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण जो था वो अधिक था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो खाली इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए कि जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। तो यहाँ से लोग माइग्रेट कर गए, वो बताया गया है। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, मेरे से मिस्टेक हुआ था कि जेपीसी सिविल सर्विसेज में जो पाषाण काल है इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपका जेपीसी प्री में पूछा गया था 2011 में। तो ये आप भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। उस टाइम हम मिस्टेक से बोल दिए कि ये नहीं पूछा गया इससे पाषाण काल से क्वेश्चन, तो इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति का है, पर्यटन का है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है या मानव संसाधन विकास का है? तो मानव संसाधन विकास का नहीं, विज्ञान का भी नहीं, पर्यटन का भी नहीं, ये जो है ये आपका संस्कृति का है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये भारत सरकार के जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके बारे में देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो 1814 से लेकर 1893 तक ये रहे थे। कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका भोपाल में स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासित संगठन है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है और ये भोपाल में है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय जिसका नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है और पहले इसका नाम जो था वो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था। ये कहाँ है? तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 48 भी कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ ही जो आपका पाषाण काल से संबंधित जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था घटना चक्र में, इसको हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा और ये आपको समझ में भी आया होगा। तो ये जो पाषाण काल है वो पूरी तरीके से हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। पाषाण काल का सब्जेक्टिव और पाषाण काल का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिस क्लास में हम लोग सैंधव सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।